We have repeatedly come to know that there are four elements of research paradigm: ontology, epistemology, research methodology, and axiology. So, keeping in view these four, we shall try to understand इंटरप्रेटिविज्म। मतलब यह कि इंटरप्रेटिविज्म अपनी ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी और फिर एक्सियोलॉजी के बारे में क्या कहता है एंड हाउ, हालांकि हम डिफरेंस नहीं कर रहे हैं फिर भी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिविस्ट। सो द इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम हैज रिलेटिविस्टिक, पहले हम यहाँ लिख दें ओंटोलॉजी, ये सभी आप जानते हैं कि पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है? एपिस्टेमोलॉजी। तीसरा एलिमेंट हमारा क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी। यह मेथोडोलॉजी सीधे लंबा हो गया। और चौथा हमारा क्या है? एक्सियोलॉजी। तो क्या कह रहा है? ये कहता है कि द इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम हैज रिलेटिविस्टिक ओंटोलॉजी, मतलब रिलेटिव, रिलेटिविस्ट रिलेटिविस्ट ओंटोलॉजी, सब्जेक्टिविस्ट वहां दूसरा था, लास्ट में हम लोग कंपेयर भी करेंगे आज। सब्जेक्टिव मतलब इसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो कैसी है? सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी। मेथोडोलॉजी जो इसकी है वो नेचुरल है, नेचुरलिस्टिक हम लिखेंगे, नेचुरलिस्टिक। और फिर एक्सियोलॉजी इसका बैलेंस्ड एक्सियोलॉजी, मतलब रिसर्चर को भी मानता है कि उसका भी ये है, सिर्फ वैल्यू सिस्टम की ही बात नहीं करता है। यद्यपि वैल्यू से कोई इनकार कैसे कर सकता है? सो वी हैव, लेट अस कंक्लूड, रिलेटिविस्ट ओंटोलॉजिस्ट, सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी, नेचुरलिस्टिक मेथोडोलॉजी एंड बैलेंस्ड एक्सियोलॉजी, चारों हमने दे दिया। द ओंटोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ इंटरप्रेटिविज्म इज रिलेटिविस्ट, फिक्स नहीं है, इट्स रिलेटिव। इट कंसिडर्स दैट रियलिटी इज मल्टी लेयर्ड एंड रिलेटिव, मतलब कॉज एंड इफेक्ट की तरह प्रेडिक्शन नहीं संभव है, जनरलाइजेशन इतना आसान नहीं है। इट बिलीव्स इन मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेनोमेना। इट एम्स टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेना एंड डज नॉट फोकस टू जनरलाइज द रिजल्ट टू ए होल पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग पॉपुलेशन का कंसेप्ट तो नहीं है, ये जनरलाइजेशन की बात भी नहीं करता है, ये रिसर्च के माध्यम से फेनोमेना की स्टडी करने की बात करता है। और ये भी कहता है कि जो फेनोमेना है उसके इंटरप्रिटेशन भी कई तरह से हो सकते हैं, और ऑब्वियस है कि उसमें रिसर्चर का रोल है। एक रिसर्चर करेगा तो संभव है कि इंटरप्रिटेशन थोड़ा दूसरे तरह का हो, तब जबकि वहाँ मानना है कि नहीं कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, तो पॉपुलेशन और जनरलाइजेशन या सैम्पलिंग की बातें नहीं करता है। इन फैक्ट इट कंसिडर्स दैट प्रॉब्लम और सिचुएशन अंडर स्टडी हैज मल्टीपल रियलिटीज। तो एक तो मल्टीपल रियलिटीज की बात करती है। द सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंटरप्रेटिविज्म बिलीव्स दैट a researcher construct knowledge through his her cognitive and thinking process of data gathering through various sources। अभी कह रहा है कि एक जैसा रिजल्ट नहीं है, इंटरप्रिटेशन जो उनका है उसकी तरह से होगा। और इसीलिए जहाँ हम लोगों ने लिखा था कि इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये भी मान रहा है और कहना भी सही होगा कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी है। इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम के नाम से भी जाना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है यहाँ कि रिसर्चर कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू हिज हर कॉग्निटिव एंड थिंकिंग प्रोसेस। और जो डाटा गैदर है वो एक सोर्स से नहीं करते हैं, कई सोर्सेज से करते हैं और कई तरह से डाटा गैदर करते हैं। तो ये एक तो सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी, व्हेन रिसर्चर इंटरैक्ट्स विद द सब्जेक्ट
थ्रू डायलॉग, क्वेश्चनिंग एंड मेनी अदर सोर्सेज। ये शुरू में हमने देखा भी थे, हम लोग वहाँ इंटरव्यू, केस स्टडी, फेनोमेना की स्टडी, इथनो स्टडी, ये सब में आपको इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करके डायलॉग के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू और अदर सोर्सेज से द रिसर्चर कंस्ट्रक्ट्स द मीनिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव ही कहा। So when researcher interacts with the subject through dialogue, questioning and many other sources, he constructs the meaning to the situation and problem. The naturalistic methodology, नाम से भी क्लियर है, indicates that a study is being conducted in the natural setting and analysis of the gathered data is also made as per the humanistic अप्रोच, मतलब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखें, नॉट मैकेनिकल अप्रोच। इंटरव्यूज, जैसा कि हमने कहा भी, रिफ्लेक्टिव सेशंस, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरैक्शन एक्सेट्रा आर बीइंग यूज्ड फॉर द डाटा गैदरिंग एंड दैट टू इन नेचुरल सेटिंग। इसीलिए इसका कि नेचुरलिस्टिक मेथोडोलॉजी का ये इस्तेमाल करता है। और जहाँ तक बात है एक्जियोलॉजी का, द बैलेंस्ड एक्जियोलॉजी इंडिकेट्स दैट द आउटकम ऑफ द रिसर्च विल रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द रिसर्चर ट्राइंग टू प्रेजेंट ए बैलेंस्ड रिपोर्ट ऑफ द फाइंडिंग्स। मतलब यहाँ हमने कहा भी था कि बैलेंस का मतलब रिसर्चर का जो एस्पेक्ट है वो भी कवर अप होगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द रिसर्चर, वैल्यू विद इन द रिसर्चर। ऐसे भी हम लोग कहते हैं टेस्ट के बारे में भी, हालांकि वो तो पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम से ही गवर्न होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं क्या कि ये कल्चरल वायस उसी तरफ यहाँ भी है कि वैल्यू, इंडियन का वैल्यू नहीं का है बल्कि वैल्यू सिस्टम का है। तो इंडियन का वैल्यू सिस्टम और फिर दूसरे कंट्री का वैल्यू सिस्टम, इट में डिफर। सो एज पर द रिसर्चर एंड हिज हर वैल्यू सिस्टम, द data is being interpreted and that is why it is called, it is having balanced axiology, क्योंकि रिसर्च वहाँ वैल्यू, रिसर्चर का जो वैल्यू है वो भी रिफ्लेक्ट होता है। सो इन दिस वे वी कुड सी दैट देयर ऑफर्स वी हैव ऑलरेडी लर्न। फिर यहाँ की ये रिलेटिविस्टिक है, नॉट फिक्स्ड, मतलब ये मानता है कि जनरलाइजेशन, प्रेडिक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं। फिर ये इसका एपिस्टेमोलॉजी सब्जेक्टिव है और बहुत सारा अध्ययन ऐसा है जो बिना सब्जेक्टिव हुए कर नहीं सकता और उससे जनरलाइजेशन उस तरह का हो भी नहीं सकता। और फिर ये रिसर्च मेथोडोलॉजी इसका नेचुरलिस्टिक है, नेचुरल सेटिंग की बात करता है। और एक्जियोलॉजी में बैलेंस्ड, मतलब वैल्यू दैट इज इनसाइड, और ये कहें कि जो वैल्यू सिस्टम रिसर्चर का है दैट इज रिफ्लेक्टेड in the findings and the research work. So we could learn that the elements of research paradigm, तो the elements are fixed, लेकिन इंटरप्रेटिविज्म के अनुसार उनके रिसर्च पैराडाइम कैसे हैं इन 4 एलिमेंट्स के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर।